स्लिप डिस्क का नाम आमतौर पे सभी लोग जानते हैं और ये रीढ़ की हड्डी में दर्द होने का सबसे मुख्य कारण है। लेकिन इसमें एक और बीमारी होती है जिसे कहते हैं स्लिप स्पाइन या लिस्थेसिस। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। मैं हूं सीनियर स्पाइन कंसल्टेंट जयपुर में। रीढ़ की हड्डी एक जटिल संरचना है जिसमें छोटी छोटी कई सारी हड्डियां होती हैं और उनके बीच में डिस्क होती है। ये डिस्क फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। दो हड्डियां आपस में डिस्क के द्वारा और पीछे फैसेट जॉइंट के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। जब भी हम मूवमेंट करते हैं, आगे झुकते हैं या पीछे झुकते हैं, तो इनका अलाइनमेंट बना रहता है। लेकिन कभी कभी किसी वजह से ये अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, जिसके वजह से एक हड्डी दूसरे के ऊपर खिसकना शुरू कर देती है। इस हड्डी को एक के ऊपर एक खिसकने की स्थिति को कहते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस या स्लिप स्पाइन। और ये एक अनस्टेबल कंस्ट्रक्ट है जिसमें रीढ़ की हड्डी अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज को कमर में दर्द रहना, कमर का दर्द कूल्हों तक जाना या नस दबने की वजह से पैरों में दर्द चले जाना, इस तरह की समस्या शुरू होने लगती है। और पेशेंट ज़्यादा देर तक खड़े रहने में असमर्थ होने लग जाता है। पेशेंट जब भी ज़्यादा देर खड़े रहने की कोशिश करता है तो उसके पैरों में भारीपन आना, कमर में जकड़न बढ़ जाना और पैरों में सूनापन आना जैसी समस्याएं होने लगती है और उसे बैठने की ज़रूरत महसूस होने लगती है। और बैठने के बाद पेशेंट को आराम आ जाता है। इसी तरह पेशेंट ज़्यादा देर तक चलने में भी असमर्थ होने लगता है। ज़्यादा देर तक चलने में उसे समस्या होने लगती है। तो इसका पता कैसे करते हैं? इसका पता करने के लिए पेशेंट का MRI कराते हैं और एक डायनामिक एक्सरे कराते हैं। डायनामिक एक्सरे का मतलब है पेशेंट को आगे झुक के और पीछे झुक के एक्सरे कराते हैं, जिसमें हमें हड्डी एक के ऊपर एक खिसकती हुई दिखाई देती है। बहुत से मरीजों में ये अवधारणा होती है कि MRI करा लिया तो फिर एक्सरे की क्या ज़रूरत है। लेकिन उनको ये समझने की ज़रूरत है कि MRI जो है वो लेट के कराई जाती है, जिस समय स्पाइन पे कोई लोड नहीं होता। और स्पाइन पे लोड ना होने की वजह से स्पाइन कई बार नॉर्मल अलाइनमेंट में आता है। ऐसे पेशेंट्स में कई बार कुछ माइनर फीचर्स जो है MRI में नज़र आते हैं, वो इस तरह का सस्पिशन देते हैं कि स्पाइन अनस्टेबल हो सकता है। जैसे कि फैसेट इफ्यूजन, मतलब फैसेट जॉइंट के अंदर इफ्यूजन होता है जो हमें सजेस्ट करता है कि उसमें इनस्टेबिलिटी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में डायनामिक एक्सरे कराना बहुत ही ज़रूरी है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इसके ट्रीटमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेशेंट के सिम्टम्स और इनस्टेबिलिटी की डिग्री, कितना अनस्टेबल स्पाइन है। अगर पेशेंट के सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं, अकेजनल हैं और वो उसकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का ट्रायल देना ज़रूरी है। पेशेंट को स्पाइनल स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस, कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं, उसको लंबर ब्रेसेस दी जाती हैं। इनसे उसका स्पाइन थोड़ा सा सपोर्टेड हो जाता है और पेशेंट को फिजियोथेरेपी कराई जाती है, जिससे पेशेंट इन सिम्टम्स से उबर सके। अगर उसको अच्छा सिम्टोमेटिक रिलीफ आता है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखा जाता है। अगर 3 महीने के कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद भी, अच्छी फिजियोथेरेपी के बाद भी पेशेंट के सिम्टम्स अच्छे इम्प्रूव नहीं होते हैं और उसकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ अफेक्टेड रहती हैं, तो इसमें सर्जिकल इंडिकेशन बनता है। इस सर्जरी में स्पाइन को स्टेबलाइज किया जाता है और स्क्रू रॉड लगा के फिक्स कर देते हैं और हड्डी को आपस में जोड़ दिया जाता है, जिसे फ्यूजन सर्जरी कहा जाता है। अगर नसों पे दबाव बहुत ज़्यादा है तो नसों को डिकम्प्रेस करते हैं, जिसे डिकम्प्रेशन एंड फ्यूजन सर्जरी कहते हैं।
ये सर्जरी आमतौर पे पुराने ज़माने में ओपन टेक्निक से की जाती थी, लेकिन आज ज़्यादातर केसेस को मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से किया जा सकता है, जिसमें एक सूक्ष्म सा चीरा लगा के, स्क्रू रॉड लगा के नसों को डिकम्प्रेस और दोनों हड्डियों को फ्यूजन किया जा सकता है। इसके रिजल्ट्स बहुत ही ग्रेटिफाइंग होते हैं। पेशेंट्स को दूसरे दिन से ही मोबिलाइज कर दिया जाता है। पेशेंट विदिन 4-5 डेज जैसे ही सर्जिकल पेन कम हो जाता है, अपने डेली रूटीन के सारे काम करना शुरू कर देते हैं। विदिन 2 वीक्स पेशेंट अपने खड़े रह के करने वाले काम शुरू कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी वाला काम ना हो तो अपने ऑफिस भी जाना शुरू कर सकते हैं। 1.5 महीने के बाद ही पेशेंट को आगे झुकना, पीछे झुकना शुरू करवा सकते हैं, और 3 महीने के बाद पेशेंट अपने सभी काम करना शुरू कर सकता है। आई होप इस वीडियो के ज़रिए आपको बैक पेन के एक कॉमन कारण के बारे में जानकारी मिली है। इसी तरह की और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। नमस्कार।